भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ साथी और भारत के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम माथुर जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नौजवान अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बरला, सहारनपुर के सांसद श्रीमान राघव लखनपाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान संजीव बालियान जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय सांसद, सभी आदरणीय नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरा स्वाभाविक मन करता है आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का और जिस उमंग और उत्साह के साथ ये जन सैलाब मैं मेरे सामने देख रहा हूं, मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि ये जगह कम पड़ गई। जितने अंदर है उससे भी ज्यादा बाहर धूप में तप रहे हैं। ऐसी चमचमाती धूप में भी आप मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने उस समय आया हूं, करीब इसी समय 2 साल पहले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हम सब शपथ ले रहे थे। जिस समय हम 2 साल पहले वहां शपथ ले रहे थे, उसी समय में आज मेरे देशवासियों को मेरे काम का हिसाब देने के लिए आया। मैंने लाल किले से कहा था, प्रधानमंत्री ये व्यवस्था है, लेकिन प्रधान सेवक ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं एक प्रधान सेवक के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकारें आती हैं, जाती हैं,
चुनाव होते हैं, लेकिन सरकार बनती है जन सामान्य के सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गत 2 वर्ष में देश ने भली भांति हमारे काम को देखा है, हमारे काम को परखा है। और जब संसद में एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना था और मैंने मेरा पहला भाषण दिया था, और पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। 2 साल के हमारे पूरे कार्यकाल को देखेंगे, एक के बाद एक उन कामों को हाथ में लिया है जो गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दे, गरीबी के खिलाफ विजयी होने की ताकत दे। कोई गरीब मां बाप ये नहीं चाहता है कि उसके संतानों को विरासत में गरीबी मिले। हर मां बाप चाहता है कि उसके संतान ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर न हो जो जिंदगी उन्हें बितानी पड़ी है। मेरे भाइयों बहनों, अगले साल आजादी के 70 साल हो जाएंगे। सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति, इसको करने का प्रयास दिल्ली में बैठी हुई आपकी जो चुनी हुई मेरी सरकार है, उसने लगातार कोशिश की है। हमारी कोशिश रही है कि राज्यों को ताकतवर बनाएं। हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकारें भी जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करें। और इसलिए आज स्थिति ऐसी है, पहले एक जमाना था जब दिल्ली सरकार के पास भारत का जो खजाना होता था उसमें से 65% धन दिल्ली सरकार के खजाने में हुआ करता था और 35% धन राज्यों के खजाने में हुआ करता था। मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहा हूं। मैं राज्यों की तकलीफों को जानता था और इसलिए हमने आकर के सबसे बड़ा निर्णय किया। अब दिल्ली के सरकार के खजाने में 35% रुपया रहेगा और 65% रुपया राज्यों के खजाने में रहेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय, ये बहुत बड़ा निर्णय राज्यों को ताकत देने के लिए किया। इतना ही नहीं, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, उनको भी सीधा अधिकतम मात्रा में धन पहुंचाने का काम दिल्ली में ये नई सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सिर्फ गांव पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपया देने की हमने योजना बनाई है। आपके भी गांव में भारत सरकार की तरफ से हर वर्ष कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास धन पहुंच रहा है। इसलिए कि गांव के जीवन में बदलाव आए,
के जीवन में सुख सुविधाएं आए, रोड बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली आए, अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, इन चीजों पर हमने बल दिया है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब गन्ना किसान, एक जमाना था जब मैं इस जिम्मेवारी को मैंने संभाला, उस समय 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था। न शुगर मिल को गन्ना किसानों की चिंता थी, न राज्य सरकारों को चिंता थी। गन्ना किसानों को हमेशा ताकत मिले, ऐसी योजना बनाने के लिए पहले कभी किसी सरकार को चिंता नहीं थी। वो टुकड़े फेंकते थे, समय निकालते थे और किसान बेचारा उनके इंतजार में रहता था कि चलो इस बार शुगर मिल का कुछ अच्छा हो जाएगा तो भुगतान हो जाएगी। लेकिन स्थायी रूप से उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने कोशिश की कि गन्ना किसानों को उनकी भुगतान के पैसे समय से मिले, और आज मैं कह सकता हूं बहुत बड़ी मात्रा में ये पुरानी भुगतान का काम हमने अलग अलग योजनाओं के द्वारा करवाया। अब कोई 700-800 करोड़ रुपया अभी भी भुगतान का बाकी है। मैं राज्य सरकार को आग्रह करता हूं और मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है, अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि आप अगर ईमानदारी से शुगर मिल को चलाएं तो गन्ना किसानों का कोई भुगतान बाकी रहने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने गन्ने से इथेनॉल का भी अभियान चलाया है। 5%, 10% इथेनॉल बने जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के साथ उपयोग में आए, ताकि कभी भी गन्ना किसान को मुसीबत की नौबत न आए। पर्यावरण का भी फायदा हो, विदेशी मुद्रा का भी फायदा हो और हमारे गन्ना किसान को भी फायदा हो, ऐसी एक नीति हमारी दिल्ली सरकार ने बनाई है। और मैं जो विश्वास है, हमारी योजना है कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल होंगे, देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए हमने संकल्प किया है उनको कैसा हिंदुस्तान देना। 2022 तक हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। ये काम हमने तय किया।
और ये सिर्फ नारा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हमने पहला काम उठाया है। इस धरती मां की चिंता करना, हमारी जमीन बर्बाद हो चुकी है। वैज्ञानिक तरीके से जमीन का रख रखाव जरूरी है और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना के द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चलाया है। इससे किसान को पता चलेगा कि उसकी जमीन में क्या अच्छाई है, उसकी जमीन में क्या कमी है, उसकी जमीन में क्या बुराई है और क्या करे, कौन सी दवाई का उपयोग करे, कौन से खाद का उपयोग करे, कौन सी फसल उगवाए ताकि उसकी जमीन भी बचे और किसान को अच्छी फसल भी मिले। उस पर हमने काम आगे बढ़ाया। हमने एक बड़ा सपना देखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हमारे देश का किसान है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से भी सोना पैदा कर सकता है। मिट्टी में से सोना। देश के किसानों को पानी मिले। अभी मैंने जिन राज्यों में पानी का संकट है उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ घंटों तक बातचीत की और एक एक जिले का किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचे उसकी योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है कि हम इस बारिश में जितना पानी बचा सकते हैं बचाएं। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे और अगर हमारे पानी के स्तर ऊपर आते हैं तो हमारे किसान को कोई भी प्राकृतिक संकट से जूझने की एक नई ताकत मिलती है। हमने आपदा के समय किसानों को जो राहत मिलती थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पहले अगर आधी फसल खराब होती थी तो उसको मुआवजा देने का हकदार माना जाता था। हमने नियम बदल दिया, किसानों के आग्रह पर बदल दिया। अब पूरे खेत में 1/3 नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा। ये निर्णय हमने किया। पहली बार देश में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। पहली बार ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि अगर किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई भी अगर नहीं कर पाया तो भी उसको फसल का बीमा मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ। हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि किसान खेत के अंदर अपनी फसल काट करके रखी हो, अब बस उसको बाजार ले जाना है, मंडी ले जाना है, वो ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा है। और ऐसे समय अगर भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई और बनी बनाई फसल बर्बाद हो गई तो भी उसको बीमा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था फसल बीमा योजना में की। भाइयों बहनों, देश का कितना रुपया लूट लिया गया है। मैं आज जब सरकार में बैठा हूं, एक एक चीज को देखता हूं तो मैं चौंक जाता हूं कि क्या लोगों को कुर्सी पर जनता जनार्दन के पैसे लूटने के लिए बिठाया जाता है। भाइयों बहनों, मैंने ये लूट बंद कराने के लिए बीड़ा उठाया है। 2 साल हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह उत्तर प्रदेश का सांसद आज सर झुका करके अपना हिसाब देते समय मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी 2 साल में आपने कोई खबर ऐसी सुनी है कि जिसमें मोदी सरकार ने 1 रुपया खाया हो? पूरी ताकत से बताओ भाइयों।
हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है, किसी अखबार में छपा है, किसी टीवी ने दिखाया है, आपको किसी ने सुनाया है? भाइयों बहनों, 2 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाखों लोगों के बीच खड़ा होकर के अपने हिसाब दे सके और जनता से पूछ सके। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, ऐसी सरकारें आई वो तो अमीरों की अमानत बना दी। ऐसा जैसे गरीबों को तो गैस का चूल्हा सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। क्या गरीब को लकड़ी के चूल्हे में ही जिंदगी काटनी पड़ेगी क्या? क्या मेरी गरीब मां को दिन में लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते पकाते 400 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़े में लेना होगा क्या? क्या गरीबों को मरने दिया जाएगा क्या? भाइयों बहनों, ये मेरा देश कितना ताकतवर है, मेरे देशवासी कितने ईमानदार है, यही तो है जो मुझे काम करने की ताकत देता है। मैंने देशवासियों को कहा कि अगर आप आर्थिक रूप से रसोई गैस के लिए सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, कोई ज्यादा पैसे नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इस देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, उन्होंने रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ये छोटा निर्णय नहीं है, ये छोटा निर्णय नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दें तो मैंने भी निर्णय किया कि आने वाले 3 साल में 3 करोड़, पिछले साल 3 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन दे दिया और आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों, जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। मातृशक्ति के सशक्तिकरण का इतना बड़ा कार्यक्रम आजादी के बाद 50 साल में कभी चला नहीं है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा निर्णय, नारी सशक्तिकरण का एक काम हमने किया है। आप मुझे बताइए, सरकार समाज की भी चिंता करनी पड़ती है। आज हमारे समाज में पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो रही है। बेटे जितने पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती हैं, क्योंकि बेटियों को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। अगर 1000 बेटे पैदा होते हैं, 1000 बेटियां पैदा नहीं होगी तो समाज का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए हमने अभियान चलाया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक फैशन हो गई है, हर योजना जातियों से जोड़ दी जाए, हर योजना संप्रदाय से जोड़ दी जाए, हर योजना वोट बैंक के बनाने के लिए बनाई जाए। भाइयों बहनों, मेरे लिए तो 125 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। न जात है, न पात है, न पंथ है, न संप्रदाय है। सभी 125 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए
हमने योजनाओं पर बल दिया है। और इसलिए जब मैं बेटी बचाओ की बात करता हूं, जब मैं बेटी पढ़ाओ की बात करता हूं, तो सभी 125 करोड़ देशवासियों के लिए करता हूं, हर परिवार के लिए करता हूं, हर संप्रदाय की बेटी के लिए करता हूं, हर जाति की बेटी के लिए करता हूं, हर बिरादरी की बेटी के लिए करता हूं। जब तक समाज की सभी बेटियां ताकतवर नहीं होगी, ये मेरी भारत माता ताकतवर नहीं होगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पिछले 2 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। आज गांव में जाएं तो लोग कहते हैं, साहब हमारे गांव में भी जरा पक्की सड़क हो जाए। गांव में पक्की सड़क की मांग रहती है। आज मुझे दुख के साथ कहना है, पिछली सरकार में एक प्रकार से सड़कें बनाने के लिए जमीन पर सड़क नहीं नजर आती थी। पता नहीं पैसे कहां जाते थे, पता नहीं योजनाएं कागज पर होती थी कि कुछ होता था। आज मैं 2 साल के भीतर भीतर आपको कहता हूं कि पिछली सरकार में एक दिन में जितने किलोमीटर रोड बनते थे, इस सरकार में एक दिन में उससे डबल रोड बनते हैं, डबल रोड बनते हैं। मैंने तय किया है हिंदुस्तान के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना। बहुत तेजी से काम आगे बढ़ाया है और रोड के काम के लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन भी किया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में जब कोई सुने कि भारत 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। आजादी के 70 साल होने आए हो और गांव में बिजली का खंभा न पहुंचा हो, तो भाइयों बहनों, मुझ जैसे व्यक्ति को पीड़ा होना बड़ा स्वाभाविक है। और इसलिए मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे गांवों में बिजली पहुंचानी है। और मैंने सरकारी अब दफ्तर में अधिकारियों से कहा, 1000 दिन में समय पक्का करके दिया है। और बहुत लोग हैं जो मेरा बराबर हिसाब देख रहे हैं कि मोदी जो कह रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कहीं से कोई गलत खबर आ जाए तो 24 घंटे टीवी पर चलता है कि मोदी ने उस गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी बिजली पहुंची नहीं, सिर्फ खंभे पहुंचे हैं। इतना बारीकी से मेरे काम को देखा जाता है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार का पल पल का हिसाब होना चाहिए, सरकार का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। ये सरकार जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 दिन में, अभी तो 300 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 18,000 गांव में से 7,000 गांव में बिजली चालू हो गई। सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के अंधेरे में थे। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम मैं पूरा करके रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम मैंने उठाया है। हमारा देश का नौजवान, उसे रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हमने एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। हमारी इच्छा है कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, एससी हो,
एसटी हो, ओबीसी हो, छोटा छोटा काम करते हो, कोई धोबी हो, कोई नाई हो, कोई अखबार बेचता हो, कोई दूध बेचता हो, छोटा छोटा कारोबार करने वाले लोग, उनको बैंक वाले पैसे ही नहीं देते थे। बेचारों ने बैंक कभी देखी नहीं थी, और बैंक में जाएं तो ऐसे नियम बताते थे कि वो बेचारा पैसे ले ही नहीं पाता था। ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भाइयों? ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमने नियम बनाया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और हमने कहा ये छोटे छोटे लोग कारोबार चलाते हैं, अगर उनको पैसे चाहिए तो साहूकार के यहां से नहीं जाना पड़े, बड़ा ज्यादा ब्याज न देना पड़े, उसको अगर पैसे बैंक से मिल जाएं तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, मुझे खुशी है, योजना शुरू की इस वर्ष अब तक करीब करीब 3.25 करोड़ परिवारों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे उनको दे दिए गए, बिना गारंटी दे दिए गए, और उनको कहा आप साहूकार से मुक्त हो जाइए, अपने कारोबार को बढ़ाइए, और एक आध दो नौजवान को रोजगार भी दे दीजिए। गरीब की ताकत कैसे बढ़ाई जाती है, ये हमने करके दिखाया है। हम प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना से हमने गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के खाते से जोड़ दिया, और उसको रुपए कार्ड दिया। रुपए कार्ड, ये रुपए कार्ड की ताकत ये है कि गरीब के परिवार में अगर कोई अकस्मात हो गया, कोई मुसीबत आ गई, तो 2 लाख रुपए का बीमा उसको तुरंत मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा। भाई, गरीब ने कभी सोचा था कि उसके परिवार में मुसीबत आए? भाइयों बहनों, मैं एक स्वच्छता का अभियान चलाता हूं, और मैं देशवासियों का आभारी हूं, मीडिया का आभारी हूं, सामाजिक संस्थाओं का आभारी हूं, और खास करके युवा पीढ़ी का आभारी हूं। उन्होंने स्वच्छता के अभियान को अपना कार्यक्रम बना लिया है। चारों तरफ घर में जाओ तो छोटा बच्चा भी अगर कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो टोकता है, देखिए मोदी जी ने कहा है कचरा यहां मत फेंको। ये स्वच्छता का अभियान किसके लिए है? ये स्वच्छता का अभियान अमीरों के लिए नहीं है। ये स्वच्छता का अभियान गरीबों के लिए है, ताकि गरीब बीमार होता है तो 2-4 दिन बीमार रहा है तो उसका रोजगार बंद हो जाता है। अगर गंदगी है और बीमारी आती है तो गरीब परिवार को साल में एक एक व्यक्ति के पीछे औसत 7,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर स्वच्छता होगी तो मेरे गरीब को हम बीमारी से बचा सकते हैं। मैंने डॉक्टरों से प्रार्थना की है, प्राइवेट डॉक्टरों से प्रार्थना की है, और मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं, यहां भी जो डॉक्टर मित्र हैं, एमएलए एमपी हैं, वो अपने इलाके में डॉक्टरों को समझाएं। क्या मेरे डॉक्टर मित्र एक काम कर सकते हैं क्या? हर महीने 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख कोई भी गरीब प्रसूता माता अगर उनके यहां आती है तो मुफ्त में उसका देखभाल करेंगे, उसकी जांच करेंगे, दवाइयां देंगे। हमारी गरीब माताएं प्रसूति के समय कभी कभी अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे डॉक्टर 12 महीने में 12 दिन दे दें, हर महीने की 9 तारीख, कोई डॉक्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मेरे देश के 1 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो मेरे पढ़े लिखे डॉक्टर भी 12 महीने में 12 दिन
मेरी गरीब प्रसूता माताओं के लिए दान दे सकते हैं और मेरी गरीब प्रसूता माताओं को मदद मिल सकती है। मैं आज उनसे यह आग्रह करता हूं, भाइयों बहनों, लेकिन इसके साथ साथ जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मुझे एक बात और भी कहनी है। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है। मेडिकल एजुकेशन में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कहीं पर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है, कहीं पर 62 साल में रिटायर हो जाता है और हमें डॉक्टर की कमी महसूस होती है। अगर देश में पहले ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने होते, पहले ही ज्यादा डॉक्टर तैयार हो गए होते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं पड़ती। 2 साल के भीतर भीतर डॉक्टर बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन गरीब परिवारों को डॉक्टरों के बिना रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी, ताकि हमारे डॉक्टरों की सेवा अधिक समय तक शिक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों के मिलते रहे। और जब तक नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नई कॉलेज तैयार होती है, जिसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास की दिशा में आज पूरा विश्व कह रहा है, अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, 2 साल पहले लोग कहते थे अब हिंदुस्तान डूब गया, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है, अब हिंदुस्तान के दिन इतने खराब हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बदल नहीं सकती। 2 साल पहले निराशा का माहौल था, आज उत्साह का माहौल है। 2 साल पहले परेशानियों का माहौल था, आज आगे बढ़ने का माहौल है। देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान विकास चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश की समस्याओं का अगर कोई भी समाधान करना है तो समाधान एक ही बात से होने वाला है, और वो समाधान होने वाला है विकास के माध्यम से। विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी जितनी बातें कोई करता है वो सिर्फ चुनाव के लिए करता है, वोट बैंक के लिए करता है। विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम इस विकास पर्व पर मेरी सरकार के सारे मंत्री हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने वाले हैं और जनता जनार्दन को मिलकर के हमारे काम का हिसाब देने वाले हैं। और जनता को भी हम भरोसा होगा कि एक ऐसी सरकार जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीति साफ स्पष्ट है और जिसके दिल में हिंदुस्तान का कल्याण, हिंदुस्तान की भलाई, गरीबों की जिंदगी में बदलाव, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, यही मेरे भाई बहन, माताएं, बहनें, उन सबका कल्याण करना, इसी एक मकसद को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस विकास यात्रा में भागीदार बने।
हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। सरकार हमारे लिए क्या करेगी वो आपका हक है, आपका वो हक जायज है, लेकिन हम भी देश के लिए क्या करेंगे ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आइए सरकार हमारे लिए काम करे, हम देश के लिए काम करें, ऐसा माहौल बनाएं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।